नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 धार्मिक आंदोलन से आपके गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में था। उसमें विचारों को दिया गया, कैसे उन्होंने किस वर्ष की अवस्था में संन्यास को ग्रहण किया, कहाँ उनको शिक्षा दीक्षा मिली। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी दोस्तों तो प्ले लिस्ट बना दी गई, जा करके आप उसको देख सकते हैं। ये वीडियो आपका दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 जो कि आपका दिसंबर में होना तय है और अक्टूबर में उसका नोटिफिकेशन संभवतः आ जाएगा जूनियर लेवल के लिए दोस्तों ये, और 9th-10th के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री है ये, जो कि चलाई जा रही है इस समय। आइए देखते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 का ये 5 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद चैप्टर 6 का इसमें हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसके बाद उस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन को हम बताएंगे, उसको कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर बताना है। ये 5 क्वेश्चन, तो चैनल पर दोस्तों लगातार बने रहिएगा। और आइए देखते हैं 5 क्वेश्चन ये। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, 535 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, या 560 ईसा पूर्व में? तो सही आंसर है दोस्तों आपका 540 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? वैशाली, गया, सारनाथ या लुम्बिनी? तो सही आंसर है दोस्तों आपका गया में। कहाँ पे? गया। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध अनुयायी किन 2 संप्रदायों में बंट गए थे? हीनयान, महायान, हीनयान एवं महायान दोनों, या श्वेतांबर? सही आंसर है दोस्तों आपका हीनयान एवं महायान। महावीर के उपदेश की भाषा क्या थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी? सही आंसर है दोस्तों आपका प्राकृत। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है दोस्तों आपका जैन धर्म से रिलेटेड है। आइए देखते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 6 महाजनपद की ओर। कैसे बने ये? एक जनपद में कैसे कितने ज़िले शामिल होते थे? क्या आप जानते हैं कि आपका जनपद जिला कई तहसीलों से मिलकर बना होता है? कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है। इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलाकर के क्या बने थे? महाजनपद बन गए। तो इसी के बारे में पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। उनकी अवस्थिति क्या थी? जन से जनपद, वैदिक काल में किसी कुल, जनजाति या लोगों के समूह को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। 600 ईसा पूर्व में जन का जो राजा था अब जनपद का राजा माने जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है कि जनपद का मतलब क्या होता है? जन के बसने की जगह अर्थात जन के पद जहाँ पे पड़ गए और वहाँ पे अस्थायी हो गए, उसको क्या कहा गया? जनपद। अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। महाजनपद क्या है दोस्तों? वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा आदि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने में प्रयोग किया। जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक ठीक है क्या है? अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध पुस्तक क्या है? अंगुत्तर निकाय है, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र थे और 2 में क्या थे? गणतंत्र थे। राजतंत्र, इसमें राज्य का अध्यक्ष कौन होता था? राजा होता था। ठीक है, इसका विवरण दिया गया है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। महाजनपद का नाम है अंग और वर्तमान में स्थिति क्या है? मुंगेर एवं भागलपुर जिला। कहाँ पे है? मुंगेर एवं भागलपुर जिला। मगध, पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग, काशी को वाराणसी के नाम से जानते सभी लोग जानते। कौशल, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, यानी कि आपका अयोध्या, गोंडा, बहराइच का जो पूरा इलाका था वो कौशल में आता था। किस में आता था? कौशल में। वत्स, कौशाम्बी जिसे कहते हैं दोस्तों, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के ज़िले थे।
चेद आधुनिक बुंदेलखंड, कुरु हरियाणा एवं दिल्ली का भाग, पांचाल उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले के क्षेत्र थे, क्या थे, पांचाल थे आपके। सूरसेन ब्रिजमंडल यानी कि मथुरा, मत्स्य अलवर भरतपुर जयपुर राजस्थान का इलाका, अवंती मालवा यानी कि मध्य प्रदेश का इलाका, असमक नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच का भाग असमक कहलाता था। गांधार पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र को गांधार कहा जाता था। कंबोज पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला कंबोज था। गणतंत्र क्या था दोस्तों, आइए दो गणतंत्र थे, जिसमें राजा द्वारा ना होकर के गण अथवा संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य का विवरण इस प्रकार है। महाजनपद वज्ज बिहार, वज्ज का मतलब वैशाली के आसपास का क्षेत्र, बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग। और एक था दूसरा मल, क्या था, मल देवरिया कुशीनगर बस्ती गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का क्षेत्र। ये दोस्तों गोरखपुर है, देवरिया कुशीनगर बस्ती गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का क्षेत्र क्या कहलाया, मल्ल का। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्ज की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राज्य महत्व है। यह संपूर्ण वज्ज परिसंघ का क्या था, मुख्यालय था। इन 16 महाजनपदों में मगध, ये 4 बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, मगध कौशल वत्स अवंती, ये सब क्या थे, अत्यंत शक्तिशाली थे, अतः ये महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण हुए। मगध बिहार का आसपास का क्षेत्र, अवंती उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश। ये था दोस्तों आपका कौशल, अवंती, वत्स और मगध, और इन चारों को जब मिला दिया जाए तो मगध इसमें क्या था, सर्वाधिक शक्तिशाली था ये। प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव। महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में हमेशा लगी रहती थी, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था तथा वही युद्ध में सेना का संचालन करता था। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था। व्यापार में राजा व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी थी। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगी थी। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी भारत आते थे। शिल्पकार और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए। उसके बाद फिर शहर बनने लगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शहर का निर्माण फिर से होने लगा, जो कि आपके हड़प्पा सभ्यता में नष्ट हो गई थी। इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला, वो था शहरों का विकास। शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में था। धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और ये स्थान गांव एवं शहर के रूप में बदलते गए। धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और ये स्थान गांव एवं शहर के रूप में बदलते गए। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि उन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयारी की हुई चीज़ों को बेचने में अधिक सुविधा होती थी। विभिन्न व्यवसायों को पुत्र एवं पिता से सीखता व्यवसाय करता था। विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने वालों के अलग अलग वर्ग बन गए। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया और समाज में अधिक जटिलता एवं कठोरता व्याप्त हो गई। वो कौन सी विशेषताएं जो शहरों में होती हैं? शहरों में दोस्तों सड़क होती है, हॉस्पिटल होते हैं, शारीरिक सुख सुविधाएँ लगभग होती हैं। प्रदूषण ज़्यादा होता है लेकिन गांव में प्रदूषण नहीं होता। जनसंख्या विरल होती है, शहरों में जनसंख्या जो है सघन होती है। ये था दोस्तों, चर्चा कीजिए। तो मगध साम्राज्य, इन छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था। वह एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। बड़े राज्य छोटे राज्य को हड़पते चले जाते थे, यानी कि जो पावरफुल होगा राज्य वही तो करेगा, दूसरे के ऊपर धौंस जमाएगा, उसको अपने अंडर में करना चाहता है। आजकल के समाज में भी ऐसे देखने को मिलता है। ऐसे पहले के समय में भी था, जो बड़ा राजा होता तो छोटे राज्यों को क्या करता था,
हड़प लेता था, उसको बंदी बना लेता था, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता था, उसके हाथी, सैनिक, धन संपदा सब कुछ अपने अंडर में कर लेता था। बिल्कुल वैसे जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल ले जाती है। वह अपना राज्य क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्यों में मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। सबसे शक्तिशाली संघ कौन था? मगध साम्राज्य का था। जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है, एम्पायर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश। इनका शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक रहा। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। तो घनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद और उसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल सेना थी, जिसके हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण है कि मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन सका। अब सिकंदर और पुरु की सेना के बीच में युद्ध हुआ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि तक्षशिला के राजा ने आम्भी जो थे सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, यानी कि आमंत्रण दिया था। आइए युद्ध करिए, देखते हैं तुम जीतते हो कि हम जीतते हैं, कौन ज़्यादा पावरफुल है। पुरु का राज्य कहाँ था? ये भी इम्पॉर्टेंट है। झेलम और रावी नदियों के बीच में था। झेलम और रावी नदियों के बीच में था। सिकंदर से युद्ध की खबर सुनकर पुरु ने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों? मैं सिकंदर को अपने क्षेत्र का एक टुकड़ा नहीं जीतने दूंगा। ये किसने कहा? पुरु ने कहा। किसने कहा? पुरु ने कहा। सिकंदर और पुरु की सेना में एक भयंकर युद्ध हुआ। पुरु की सेना ने सिकंदर की सेना यहाँ पे है दोस्तों। सिकंदर की सेना का बलपूर्वक मुकाबला किया। सिकंदर की सेना ने पुरु के किले को बहुत नुकसान पहुंचाया और पुरु के घायल हाथियों ने क्या मचाई? भगदड़ मचाई। और जब भगदड़ मच जाती दोस्तों तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। इस युद्ध में पुरु की सेना को काफ़ी क्षति हुई और वह स्वयं भी घायल हो गया। पुरु को बंदी बना लिया गया, सिकंदर के सामने लाया गया। तो सिकंदर ने पुरु से कहा, पुरु तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पुरु ने कहा वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पुरु, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? सिकंदर ने कहा। फिर पुरु ने कहा सिकंदर, भले ही मैं युद्ध हार गया हूं पर मैंने एक अच्छा मित्र पा लिया है। पुरु के उत्तर में सिकंदर इतना प्रसन्न हुआ कि पुरु का पूरा राज्य लौटा दिया। अब इससे एक क्वेश्चन निकलता दोस्तों, विरोधियों से भी क्या सीखा जा सकता है? उनके साथ मित्रता की व्यवहार की जानी चाहिए। सिकंदर का आक्रमण उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से निकला। वह पारसिक हकमनी साम्राज्य के सम्राट व अन्य राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुँचा। वहाँ उसने बहुत से छोटे बड़े राज्यों को हराया। उनमें से एक राजा था पुरु, जिसकी कहानी चित्रकथा के रूप में आपने पढ़ी। जब अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी, उसने मगध के राजा घनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना था, तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वो मैसिडोनिया वापस लौट गए। इस प्रकार भारत पर सिकंदर का आक्रमण नहीं कर पाया और वो भारत को जीत नहीं पाया था, ऐसा कहा जाता है। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र से ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्रों में पड़ा। जैसे सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर ने भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि के निर्धारण में भी सहायता मिलती है। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए। व्यापार में भी वृद्धि होगी, लोगों के आवागमन के बीच उनकी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा।
इस घटना के बाद विदेशियों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र पर यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। कहीं न कहीं उनसे हम लोग सीखे, सिक्के के ढालना भी सीखे। शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में जो वो लोग लिख के गए थे वही लोग हम लोग अपनाए और उसके बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त किया। मगध राज्य के वंश, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मगध राज्य के वंश। हर्यक वंश कब से कब तक था? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश 492 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आता, जो कि हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे 7 में। इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, उस पर भी लगातार बने रहिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे, घनानंद को कैसे हराया, उसके प्रधानमंत्री कौन थे, इसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका 5 क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रण दिया था? घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, पुरु या फिर आम्भी? या इसको आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 323 ईसा पूर्व, 333 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 320 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, नंद वंश का शासन कब से कब तक चला? 544 से 492 ईसा पूर्व, 492 से 344 ईसा पूर्व, 344 से 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व से 292 ईसा पूर्व। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में मगध किस प्रदेश में पड़ता है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, वत्स महाजनपद वर्तमान में किस जिले में है? फैजाबाद या गोंडा, मुंगेर या भागलपुर, पटना या गया और फिर इलाहाबाद या मिर्ज़ापुर। तो ये था दोस्तों आपके बीच में चैप्टर नंबर 6। इसके बाद हम चैप्टर 7 लाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे, घनानंद कौन था, नंदवंश का अंतिम शासक था। तो ये सब सारी चीज़ें हम जानेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार चैनल पर बने रहिए। दोस्तों ये वीडियो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है, तो जूनियर लेवल के लिए भी और माध्यमिक लेवल दोनों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। और इतिहास, हिस्ट्री जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामबाण है, क्योंकि इतिहास तो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो चैनल पे दोस्तों लगातार बने रहिएगा, मैं आपके बीच में ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।